प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान बी हाइव से द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 डेब्रो काउले द्वारा लिखित यह दूसरा लेसन लेकर आया हूँ। यह लेसन एवलिन ग्लेनी के बारे में है। ये जन्म से देख नहीं सकती थी और इनकी सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे गायब हो गई थी जब ये मात्र 8 वर्ष की थी। परंतु इन कमियों के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और वे एक प्रसिद्ध परकशनिस्ट बन गई। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की आप तस्वीर देख रहे हैं और इनमें वे सभी यंत्र आते हैं जो ड्रम से संबंधित हैं। आओ अब टेक्स्ट को पढ़ते हैं और साथ साथ इसे डिस्कस भी करेंगे। टेक्स्ट यहाँ से आरंभ होती है। भले ही ईश्वर ने एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति छीन ली, परंतु बदले में ईश्वर ने उन्हें कुछ असाधारण तोहफा भी दे दिया था। जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे एवलिन ग्लेनी हम सब से कहीं अधिक गहराई के साथ महसूस करती है। यही कारण है कि वह संगीत की अभिव्यक्ति इतनी अधिक सुंदरता के साथ और कुशलता के साथ कर सकती है। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार से अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उस समय जब सर्वाधिक भीड़ होती है, लोग प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। इस भीड़ में अपनी 17 वर्ष की उम्र से कहीं कम दिखाई देने वाली एक छोटी लड़की घबराई हुई सी परंतु कुछ उत्साहित महसूस करती हुई खड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी के चलते हुए पहियों से उत्पन्न कंपन को अनुभव कर रही थी। स्लाइट मीन्स स्मॉल, वाइब्रेशंस मीन्स ट्रेबल्स, सेंसेशंस, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग। लंदन में स्थित प्रख्यात रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था और किसी भी टीनेजर के लिए जो स्कॉटलैंड के किसी एग्रीकल्चरल फॉर्म से संबंध रखता हो, यह अनुभव काफी डराने वाला और निरुत्साहित करने वाला था। परंतु इस आशावान संगीतकार लड़की ने औरों से कहीं बड़ी चुनौती का सामना किया क्योंकि वह पूर्ण रूप से बधिर भी थी। प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस, रिनाउंड, daunting means frightening, discouraging, aspiring means hopeful। एवलिन ग्लेनी में जो बहरापन आया था वह सब एकदम नहीं हुआ था। उसकी माँ को यह बात याद है कि किस प्रकार उसने एवलिन में देखा था कि 8 वर्ष की उस बच्ची में कुछ गलत घटित हो रहा था जब वह पियानो को बजाने की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिली। इजाबेल ग्लेनी, एवलिन की माँ, कहती है कि तब उन्होंने अनुभव किया था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत घटित हो रहा था। कुछ समय के लिए एवलिन अपने दोस्तों और अध्यापकों से धीरे धीरे बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में समर्थ हो गई थी, परंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो धीरे धीरे कक्षा में उनके अंक कम आने लगे। तब उनकी हेडमिस्ट्रेस यानी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को बुलाया और यह सलाह दी कि उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। यह सब उस समय पता चला जब एवलिन की सुनने की शक्ति बाधित हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी नर्व भी डैमेज हो चुकी थी। सीवियरली मीन्स बुरी तरह से, इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज्ड। उसके माता पिता को सलाह दी गई कि उसे सुनने की मशीन लगा देनी चाहिए और उस स्कूल में भेज दिया जाए जहां पर केवल बधिर बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। सब कुछ उसके लिए अंधकारमय हो गया था, एवलिन कहती है। परंतु एवलिन हार मानने वालों में नहीं थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सामान्य जीवन व्यतीत करेगी और संगीत में अपनी रुचि को भी और अधिक विकसित करेगी। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते पाया। ज़ाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है और तब उसने निश्चय किया कि वह भी उसे बजाएगी। अधिकतर अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया, परंतु रैन फोर्ब्स ने एवलिन के टैलेंट को पहचान लिया और उसमें उन्हें संभावनाएं नजर आने लगी। उसने एवलिन को कहा, अपने कानों से मत सुनो, संगीत को किसी और ढंग से अनुभव करने का प्रयत्न करो। एवलिन कहती है कि अचानक मुझे बड़े ड्रम की आवाज़ कमर से ऊपर और छोटे ड्रम की आवाज़ मेरी कमर के नीचे महसूस होने लगी। फोर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया
और एवलिन ने शीघ्र ही यह जान लिया कि वह अपने शरीर के विभिन्न भागों में कुछ विशेष नोट्स महसूस कर सकती थी। मैंने अपना दिमाग और शरीर दोनों को ध्वनि और कंपनों के लिए खोलना सीख लिया था। शेष मात्र दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम था। उसके पश्चात कभी भी एवलिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह 16 वर्ष हो गई थी तो उसने अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और अकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में स्वयं को शामिल कर लिया। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में उसने सोलो परफॉर्मेंस को अपना लिया। 3 वर्ष के कोर्स के अंत तक उसने अधिकतर टॉप अवार्ड्स भी जीत लिए और उस सब के लिए एवलिन किसी और की शानदार उपलब्धि से कोई भी संकेत स्वीकार नहीं करेगी। वे कहती हैं कि आप कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो तुम वहां अवश्य ही पहुंच जाओगे। और वह शीघ्र ही विभिन्न प्रकार के ड्रमों को बजाने में प्रवीणता प्राप्त दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताल वादक बन गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्रमों की सूची अति व्यस्तता पूर्ण हो गई। एवलिन को अपने ताल यंत्रों को, वह भी उनमें सुनने की क्षमता न होते हुए, इतने स्वाभाविक रूप से बजाते हुए देखना अति दिलचस्प था। हमारे साथ उनकी 2 घंटों के वार्तालाप में उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, जिन पुरुषों के चेहरे दाढ़ी से भरे होते हैं उनमें उन्हें दिक्कत होती है। उनके न केवल होंठ देखने होते हैं बल्कि पूरा चेहरा, विशेषतः आंखें। वह शुद्ध स्कॉटिश लय में बोलती है। मेरी भाषा स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु में सुन सकती थी, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने फ्रेंच भाषा और बेसिक जापानीज भाषा पर किस प्रकार से प्रवीणता हासिल की थी। ड्रम्स के ऊपर झुककर वह अपने शरीर में संचार होते हुए रेजोनेंस अर्थात अनुकंपन महसूस कर सकती थी। लकड़ी के बने एक मंच पर वह अपने जूते उतार देती थी ताकि ड्रमों के बजने से उत्पन्न ध्वनि की कंपन उसके नंगे पांव से होती हुई उसकी टांगों के ऊपरी भाग तक पहुंच जाए। निस्संदेह वह अपने श्रोताओं को खुशी प्रदान करती थी। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर से नवाजा गया। दक्ष तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, ईश्वर ने उनकी सुनने की शक्ति ले ली थी, परंतु उसके स्थान पर उन्हें कुछ असाधारण गुण प्रदान कर दिया था। जो कुछ हम सुनते हैं वह हमारे से कहीं अधिक गहराई के साथ उसे महसूस करती है। यही कारण है कि संगीत को वह इतनी कुशलता एवं प्रवीणता के साथ अभिव्यक्त करती है। एवलिन स्वीकार करती हैं कि हर समय कार्य करते रहने की उनकी अपनी लत है। मुझे बस कार्य करते रहना अच्छा लगता है। शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कहीं अधिक मेहनत के साथ इसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। अपने नियमित कॉन्सर्ट्स यानी संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त वह कारागारों अथवा जेलों में और अस्पतालों में बिना कोई फीस लिए अपनी संगीत गोष्ठियां भी करती हैं। एन रिचलिन, जो बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से संबंध रखती हैं, कहती हैं, वे तो बधिर बच्चों के लिए उत्कृष्ट प्रेरणा है। इससे उन्हें यह बात समझ आने लगी है कि उनके लिए दुनिया का कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। वे कहीं भी पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी ने वे सब उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं जो उसकी उम्र के दुगने लोग प्राप्त करते हैं। उन्होंने ताल यंत्रों को ऑर्केस्ट्रा में सर्वप्रथम स्थान दिलवा दिया है और यह भी दिखा दिया है कि यह कितना अधिक दिल को छूने वाला यंत्र है। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं। वे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं, यदि वह कर सकती है तो मैं भी। और उन्होंने लाखों लोगों को असीम प्रसन्नता प्रदान की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट जो एवलिन ग्लेनी के बारे में था वो समाप्त हो जाता है। अब सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में होगा। तब तक अलविदा। थैंक यू।